इंजीनियरिंग से लिटरेचर ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि अगर आप में कुछ एक्सप्रेस करने की संभावनाएं पड़ी हो, हाँ, तो बिना आपको पता चले आपके अंदर वो चीज पनपती रहती। तो मेरा साइंस था, जैसे कि आपने बताया, सिविल इंजीनियरिंग वॉज माई ओरिजिनल ड्रीम। ओके। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई डेस्टिनी ऐसा तय कर देती है और शायद अच्छे के लिए करती है। अनामत आंदोलन हुआ था उस वक्त, कॉलेज 2 साल नहीं चली थी किसी की भी। तो उस वक्त मैंने इंग्लिश में एक कविता लिखी जब गुजरात में 3 साल तक ड्रॉट था, सूखा पड़ा था। एक कविता लिखी मैंने, एक्सपेक्ट ओनली फेमाइन। ओके। ओबा खैरनार वो स्टिक लेके घूमते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉर्मर डिमोलिशन कमिश्नर, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहद मुंबई नगर पालिका। 93 में मैं बहुत नया था। मैंने एक न्यूज पढ़ा यहाँ पे कि कुछ एंटी नेशनल्स की बिल्डिंग तोड़ने से जब पुलिस डरती थी, तो खैरनार हिमसेल्फ एक हथौड़ा लेके निकले और सोडा वाटर बॉटल, एसिड बल्ब, पैर में गोली भी लगी टेरेस से, उसको अपने पे झेलते झेलते उन्होंने वो स्ट्रीट में जाके पहला हथौड़ा मारा। ऑटोबायोग्राफी लिखने का आपको मौका मिला, ये कैसे हुआ? मैं मानता हूँ कि मेरी करियर का मैंने 2300 से ज्यादा एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं, 500 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की है। उसमें से 25-30 पे तो गुजरात विधानसभा में 0 ओवर में सवाल उठे हैं। ऐसा किया है हम्बली। बट कोई भी चीज इसके सामने उस लेवल पे नहीं आ सकती है, फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, सईद किरमानी इज नॉट ओनली ए क्रिकेटर। मैं ये मानता हूँ कि 1983 वर्ल्ड कप जब कपिल देव ने जीता, उसके जो 14 प्लेयर्स थे, वो सारे प्लेयर्स भारत के 10,000 साल के लिखित इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिस घटना ने 25 जून को रात को भारत के टाइम के 12 बजे पूरी दुनिया को भारत के प्रति देखने का एक नजरिया बदलने का एक कंपल्सन दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिटवीन द लाइन्स। आप सोचिए, अगर आपको किसी स्कॉलर को मिलने का मौका मिलता है, वो भी लिटरेचर के, या आपको कोई जर्नलिस्ट को मिलने का मौका मिलता है, या फिर कोई स्पोर्ट्स एनालिस्ट हो, या कोई ऑथर हो, और ये भी कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं पर एक ही व्यक्ति हो। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट ऐसे ही कुछ बहुमुखी प्रतिभाशाली है, दक्षेश पाठक। दक्षेश पाठक इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर है, करीबन 25 साल से जर्नलिज्म में कार्यरत है। आज तक लिटरेचर के माध्यम से उन्होंने 2000 बच्चों को पढ़ाया है, करीबन 2300 से ज़्यादा इंटरव्यूज कवर किए हुए हैं और 500 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कवर की है। वो एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी है, और इस सबसे मज़ेदार बात यह है कि 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इंडिया के टीम के महान क्रिकेटर सईद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी के वो को-ऑथर भी है। तो आइए मिलते हैं दक्षेश पाठक से। दक्षेश जी, बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। आप मल्टी फेसेटेड पर्सन है और यू आर क्वाइट ऑक्यूपाइड, बहुत मशरूफ रहते हैं, बिकॉज यू आर जर्नलिस्ट, यू आर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आपने काफ़ी सारे इंग्लिश में नाटक लिखे हैं एंड ऑथर भी है। इतनी सारी चीज़ों में से टाइम निकाल के बिटवीन द लाइन्स में आने के लिए थैंक यू। बिटवीन द लाइन्स एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम आप जैसे लोगों की जीवनी के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो बातों में से कुछ सीख निकालते हैं, और कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जीवनी में से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और हो सके इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए ये माध्यम का नाम हमने दिया है बिटवीन द लाइन्स। सो आज हमें इंतज़ार है आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए। थोड़ा
अजीब है, इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं लाइटर में मैं बोलूंगा कि आप गुजरात से हो, गुजराती फैमिली से हो, तो ये गुजराती लड़का इंग्लिश लिटरेचर, ये कॉम्बिनेशन कैसे आया? सबसे पहले तो मैं आपको एक अभिनंदन देना चाहूंगा कि एक ऐसे युग में जहां पे सीधे सीधा कुछ बोल नहीं सकते आप, और आपके प्रोग्राम का आपने जो टाइटल रखा है बिटवीन द लाइंस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू एक्सेल एंड सर्वाइव इन टूडेज वर्ल्ड, जब आप सीधा नहीं कह सकते। तो अच्छा है। रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो आई थिंक कि देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास 24 के ऊपर 4 घंटे गिन के 28 घंटे है, और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो 24 में से एक भी घंटा आपके पास नहीं है। दिस इज माय आंसर। वेरी नाइस। आप क्या सोचते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर सब निर्भर करता है। देयर कैन नॉट बी एनी एक्सक्यूजेस ऑफ नॉट अटेनिंग योर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। ओके, वो आप कर ही सकते हैं। वेरी नाइस। दुनिया की कोई ताकत आप आज जहां पे है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कल मैं कहां पर होऊंगा, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। संजोग, सपोर्ट या वातावरण आपके अनुकूल हो या ना हो, वो कोई मायने नहीं रखता। एक समंदर में, कोई बवंडर में, कोई क्रूज लाइनर अगर फंसता है तो उसको किनारे तक कैसे लाया जाए, वही उसके कैप्टन के मन में चलता है, और वहां पहुंचाता है वही कैप्टन है। ओके। वो कैप्टन की जो मैं बात कर रहा हूं, वो आपकी अंदरूनी शक्ति है। इसके लिए सबसे जरूरी बात जो मैंने सीखा है, see, your family is supportive to you, your friends are supportive to you, where you work they are supportive to you, the whole society is supportive to you, but steering तो आपके हाथ में है। वेरी नाइस, वेल सेड। That's all I can tell you। और फिर से कहता हूं कि आप जो चाहे अच्छे के लिए, मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक सकता है। ओके, बट कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा था कि बचपन से कहीं ना कहीं एक इंग्लिश मे बी एज ए लैंग्वेज, और मे बी इफ यू आप दूर का सोचते हो तो लगता है कि ये इंग्लिश में मैं कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए इंग्लिश के तरफ लगाव गया आपका, ऐसा कुछ? नहीं, बात यह है कि मैं थोड़ा नहीं, काफी फॉर्चुनेट था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो स्कूल में रखा जब अहमदाबाद में इंग्लिश मीडियम की सिर्फ 2-3 स्कूल थी। ओके। मैं बात कर रहा हूँ रिलीफ रोड पे केडिला हाई स्कूल थी। ओके। वहां पे उन्होंने मुझे रखा। माय फादर यूज्ड टू ड्रॉप मी ऑन ए बाइसिकल। ओके। और रिटर्न में वो घोड़ा गाड़ी पे आता था। ओके। फिर उनका ऑफिस का टाइम बदला, फिर मेरे लिए घोड़ा गाड़ी आती थी। थोड़े टाइम के बाद घोड़ा बीमार हो गया तो पेडल रिक्शा की। उसके बाद अहमदाबाद में रायोट्स हुए तो थोड़े दिन स्कूल नहीं चली। फिर थोड़े साल वहां से लेके मुझे अपने एरिया की स्कूल में रखा। ओके। बट वो स्कूल गुजराती थी जो मेरे एरिया में थी। बट मेरा क्योंकि ये ट्रांजिशन इसलिए सफलता से हो पाया कि मैं नसीबदार था कि केडिला स्कूल जहां मैं पढ़ता था वहां 2nd स्टैंडर्ड से आज हम जो बात करते हैं ना कि भाषा बचाओ, वो तो उस वक्त से उन्होंने करके दिखाया था कि मीडियम ऑफ लर्निंग वाज इंग्लिश, बट हिंदी एंड गुजराती वेर कंपलसरी फ्रॉम 2nd स्टैंडर्ड। तो मुझे वो 3 भाषा का जो फायदा हुआ, टच वुड, वो आज तक काम आ रहा है। तो दिस आई स्टडीड इन ऑल 3 मीडियम्स। हिंदी तो नहीं, बट हिंदी एज अ टेक्स्ट पढ़ा, तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, फिर गुजराती स्कूल में आया, फिर कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर किया। तो ये सारा कॉम्बिनेशन कोई ऑलमाइटी ने तय किया होगा। तो इंग्लिश आई कैन नॉट से कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो गुजराती ही है, बट बाय गॉड्स ग्रेस इतना फायदा मिला। बट ये पूरे ट्रांजिशन में कहीं आपका बचपन कैसा रहा? कहीं कोई उतार चढ़ाव, कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा, या ऐसा कहीं बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पे मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और मे बी स्टडी करना नहीं करना ये सब सवाल आना शुरू हुआ, ऐसा कुछ वाकया था?
मैं एक कन्फेस करूंगा कि काफी लोगों को जिंदगी और करियर की शुरुआत में जो स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं आर्थिक संजोग की बात करता हूँ, वो स्ट्रगल मेरे जीवन में नहीं आया है। अच्छा। माय बोथ पेरेंट्स वेर टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो वो तो नहीं आया था। रही बात इंग्लिश से गुजराती में आने की और फिर इंग्लिश लिटरेचर करने की, वो तो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे हो गया, उसके भी संजोग थे, मैंने आपको बताया। ओके। तो दैट वाज अ स्विफ्ट ट्रांजिशन, टाइम एंड अगेन। ओके। हाँ, तो इस करके ऐसा तो कोई स्ट्रगल, अस्तित्व का स्ट्रगल मैंने वेरी नाइस। नहीं किया है। और काफी स्ट्रगल तो सब करते हैं, वो हर चीज बता नहीं सकते। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और चौंकाने वाली बात है कि स्कूलिंग के बाद जब आपका हायर स्टडी कॉलेज आता है, आपने सिलेक्ट किया इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियर बनता, सिविल इंजीनियरिंग में गए, और ये सिविल इंजीनियरिंग से आपने सीधा लिटरेचर में ट्रांजिशन किया। ये इंजीनियरिंग से लिटरेचर, ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि अगर आप में कुछ एक्सप्रेस करने की संभावनाएं पड़ी हो, हाँ, तो बिना आपको पता चले आपके अंदर वो चीज पनपती रहती है। तो मेरा साइंस था, जैसे कि आपने बताया, सिविल इंजीनियरिंग वाज माय ओरिजिनल ड्रीम। ओके। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई डेस्टिनी ऐसा तय कर देती है, और शायद अच्छे के लिए करती है। अनामत आंदोलन हुआ था उस वक्त, कॉलेज 2 साल नहीं चली थी किसी की भी। तो उस वक्त मैंने इंग्लिश में एक कविता लिखी, जब गुजरात में 3 साल तक ड्रॉट था, सूखा पड़ा था। एक कविता लिखी मैंने, एक्सपेक्ट ओनली फेमाइन। ओके। 15-16 लाइन की कविता थी इंग्लिश में। उसका सार बता सकते हो? ये एक्सपेक्ट, मैंने वो एक टेंडर थॉट था। हाँ। उसमें मैंने वो सोचा था कि कुदरत क्यों रूठती है, ओके। क्यों आप पे कहर बरसाती है। और जो मैंने उसके 6-7 रीजंस बताए थे, मुझे उस वक्त लगता था कि काफी टेंडर थॉट है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो मैंने सोचा था उसका वजूद आज भी खत्म नहीं हो रहा है। तो इससे मैं राजी हो या दुखी हो, वो मेरे को पता नहीं है। कोई एक आध थॉट आप उसमें से बता सकते हो? 5 या 6 थॉट में से एक थॉट हमको अगर बता सकते हो, क्या था? हाँ, एक लाइन में अगर, क्योंकि अभी इतना, बट if some women of the world are still being burned for dowry by the so-called own men, expect only famine. If the people of the world are still suffering from provincialism, expect only famine. If a bright student can't acquire a good job, even getting higher qualifications, expect only famine. If old parents are left alone and helpless by their educated progeny, expect only famine. ये इस तरह का थॉट था। वेरी नाइस। तो वो लिखा था, तो यू नो कि लेट 80s में, 1980s के पिछले सालों में रेडियो और टीवी पे आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो इसकी वजह से मुझे मेरे एक रिलेटिव ऑल इंडिया रेडियो में भुवनेश्वरी त्रिवेदी, शी वॉज द स्टेशन डायरेक्टर, उन्होंने ये कविता पढ़ी। बट आकाशवाणी पे तो इंग्लिश तो होता नहीं था, तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिलवाया, व्यसन मुक्त समाजનું निर्माण। सो युवावाणी में तो 15 मिनट का मैंने स्क्रिप्ट लिखा, और जब मैं देने गया तो यज्ञेश दवे वॉज द प्रोड्यूसर। उन्होंने बोले, छोकरा तू पोते ज वांचतो। तो मैंने पढ़ा, तो वहां पे उस वक्त ऐसा होता था कि वो पढ़ते थे तो वहां के अनाउंसर्स, बट मेरी आवाज में उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। वेरी नाइस। और उसके बाद ये कविता जब मैं कॉलेज में गया एचके में, हाँ, तो मैंने फिर वो जो 2 साल का जो आप बोल रहे हैं, इस कविता की वजह से मैंने बोला वो कब शुरू होगा मालूम नहीं है, हड़ताल में। तो मैंने एचके कॉलेज में एडमिशन लिया जानबूझ के, क्योंकि एचके वाज रिच इन लिटरेरी एक्टिविटीज, थिएटर। तो एचके में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ले लिया, और वहां जाके फर्स्ट ईयर में ही दूरदर्शन पे हमारी एचके की टीम का एक पोएट्री रेसिटेशन था, उसमें मैंने ये कविता पढ़ी।
और जब आपको छोटी उम्र में एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो हो सकता है कि आपका पूरा करियर का प्लेटफॉर्म बदल जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पोएम आपने लिखी थी, हाँ। दैट वाज द वन ऑफ द मोटिवेशनल रीजन फॉर यू टू माइग्रेट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू द लिटरेचर, आई थिंक सो। या तो ऐसा कह सकते, जैसे आपने बोला डेस्टिनी, सो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, शायद कहीं ना कहीं वो लिटरेचर कहीं आपके खून में दौड़ रहा था और इसकी वजह से आप माइग्रेट हुए इंजीनियरिंग से। एंड आई थिंक आई वुड डेफिनेटली टेल दिस इज समथिंग getting opportunity out of adversity. That is what I think you have proved, I think. And that's wonderful story. इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर 750 करोड़ की आबादी है, तो कोई एस्टैब्लिश पोएट या लिटरेरी पर्सनालिटी हो या ना हो, मेरे ख्याल से हर एक के अंदर एक राइटर होता है। Very well said. कहाँ पे आप कब पहुंचते हो, उसकी काफी वजह है, काफी वजह। कोई नहीं पहुंचता है, पर हो सकता है जो नहीं पहुंचा वो पहुंचे हुए से ज्यादा सेंसिबल और सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सिस या वो कॉन्टेक्स्ट या वो सिकोफेंसी, ये मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा, काफी केसेस। तो बट इसलिए अब मैं ऐसे मैंने कई शायरों को सुना है जिनका उतना नाम नहीं है, बट क्या लिखते हैं। बट अक्षय जी, एक चीज जानना चाहेंगे, अपने भारत में अगर देखें और जब एजुकेशन की बात आती है तो नॉर्मली, और व्हेन वी टॉक अबाउट द मेल चाइल्ड, पेरेंट्स का एक झुकाव होता है कि ये साइंस ले, जो आपने लिया, इंजीनियरिंग में गए, बट जब आपने जो भी कारण था आपने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियरिंग से लिटरेचर में जाऊंगा, तो क्या वो सोशल प्रेशर कभी नहीं आया कि नहीं जाना है, क्यों जाना है, नहीं जाने दूंगा, या जो भी है? आपकी बात सही है, क्योंकि उस वक्त ऐसा ही था कि पढ़ना यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल। अगर उसमें नहीं गया, वो पूरे इलाके का सबसे घटिया स्टूडेंट है। ऐसी एक आपको पता होगा कि ये 2 साल के बच्चे को भी कोई गेस्ट घर पे आते तो बुलवाते हैं पेरेंट के, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर या मैं इंजीनियर, वही था। बट मेरे केस में ऐसा था कि मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, स्पेशली माय मदर। वेरी नाइस। माय मदर हैज प्लेड द मोस्ट पिवोटल रोल इन माय लाइफ। वेरी नाइस। शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी। ओके। एंड शी बीइंग एन ऑफिसर, she could read the mind that what does he require at this point. Okay. तो बहुत इसकी वजह से they allowed me, but she used to convince my father, who was, as you rightly said, difficult task. हाँ But I think so मैं वही पॉइंट पे मैं हमेशा जिनसे भी बात करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि parenthood role is very critical in shaping the child's future, I think, and that is where I feel that all credit goes to your mother especially. हाँ बिल्कुल, and definitely वरना डिफिक जब हम कमाते नहीं है तब उनके व्हीम्स या डिसीजन पे चलते हैं। कमाते उसके बाद की बात अलग है, तब तक तो आपको उनका। कल 2 दिन पहले की बात करो, मैं अहमदाबाद में एक लड़के और पेरेंट्स को मिला। वो लड़का 8 साल का है। Not only him, but his parents are also very clear that he would just pass the required exams of schools and college if required. Otherwise, everybody in the family is clear that he wants to make his career in cricket, and they are in full support of him. इसको जहां भी रखना हो रखो, जो भी फीस भरनी पड़े वो भरो, सुबह 4 घंटे तू प्रैक्टिस कर, शाम को कर, हम तेरे को मैथ्स में कितने मार्क्स आए वो नहीं पूछेंगे। तो ये अभी तो इतना है। उस वक्त तो इवन यू माइट हैव एनकाउंटर्ड दिस कि अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना है मैच में, तो आपको टेरेस पे जाके वाइट यूनिफॉर्म आपको नीचे फेंकना पड़ता था, शूज छिपा के नीचे फेंकना पड़ता था। फिर बाहर जाके बदलना पड़ता था, हाथ में बुक्स लेके जाना पड़ता था। सही है। दक्षिण जी, एक चीज हमने देखी, आपने आई थिंक आपके कॉलेज टाइम से यू स्टार्टेड राइटिंग इंग्लिश प्लेज एंड डायरेक्टिंग ऑल्सो। सो ये क्या कहीं कुछ पहले से प्लान था कि मैं ऐसा करूंगा, या ये हो गया? मुझे एक लेट मी कोट जॉन ड्राइडन,
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने ये कहा था, पहले ये नॉर्म था कि जितने महान लेखक हो गए हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड की टचस्टोन थियरी, पहले ये कहा जाता था कि जो महान लोग जो काम करके गए हैं उसको आप रोल मॉडल बना के आप उसको फॉलो करते जाओ। ड्राइडन वाज द फर्स्ट टू चैलेंज दैट नॉर्म। Okay. ड्राइडन ने लिखा, इट इज नॉट इनफ व्हाट एरिस्टोटल हैज सेड सो, Okay. एवरी एज हैज इट्स ओन प्रॉब्लम दैट द रिस्पेक्टिव राइटर और पोएट ऑफ दैट एरा मस्ट रिफ्लेक्ट इनटू हिज ओन राइटिंग्स। Oh. ये E.M. फॉस्टर्स ने अपनी एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल में ये कोट किया है। Okay. तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं लिखूंगा, बट व्हेन आई वाज इन एमए पार्ट 1, उसके पहले HK की बात करता हूँ, मैंने इंग्लिश प्लेस लिखे नहीं है, बट जब HK में हम लोगों ने 6 से 7 इंग्लिश प्ले किए, डायरेक्ट किए, रोल किया। JB प्रिस्ली का मदर्स डे किया था, प्रोफेसर बेंसन अग्रवालकर और मैंने मिलके वो किया था। मिस्टर जॉर्ज पियर्सन का लीड रोल मैंने किया था। फिर मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलोक का रोल किया था। उसके बाद मिरेकल मर्चेंट किया था। फिर स्कूल ऑफ लैंग्वेज इसमें आयोनिस्का का दी बाल प्रीमाडोना किया था। और भी किए थे। तो और उसके बाद MA पार्ट 1 में आयोनिस्को का प्ले था द लेसन। वो मैं जब एज अ करिकुलम पढ़ता गया, मुझे ऐसा लगा कि किस तरह का माइंड इस लेखक ने पकड़ा है। ए सिनिस्टर, सैडिस्ट, वियर्ड, डेविलिश माइंड ऑफ ए प्रोफेसर। वो अपनी स्टूडेंट्स को किस तरह पहले एनकरेज करता है, फिर डांटता है, फिर रुलाता है, फिर सिंपथाइजर बनके कैसे उसको फंसाता है और मारता है टॉर्चर करके। क्या खतरनाक माइंड उसने पकड़ा था। कोई होगा वो ऐसा कोई कैरेक्टर। तो आई गेव ए थॉट टू माई सेल्फ कि लेट मी ट्रांसलेट दिस प्ले इनटू गुजराती। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि वो ट्रांसलेट करके मैं कोई एक्कोलेट्स कमाना चाहता था, वो बात नहीं थी। मैं चाहता था कि ऐसा माइंड, बड़ा शातिर माइंड, अपनी भाषा में लोगों तक ये अगर प्ले पहुंचे तो ऐसे कई कैरेक्टर एक्सपोज हो सकते हैं। तो मैंने वो ट्रांसलेट करना शुरू किया। इट टुक 3 or 4 months। फिर हसमुख बाराडी के गैरेज थिएटर में हम लोगों ने प्ले रीडिंग रखा। प्रभाबेन पाठक वॉज देयर, थिएटर पर्सनालिटीज, हिरेन गांधी वो, स्वरूप ध्रुव, संजय भावे, काफी लोग थे। वो मैंने पढ़ा। और इंडियन एक्सप्रेस में संजय भावे ने 5 कॉलम रिव्यू लिखा। ए मास्टरली रेंडिशन ऑफ द मास्टर्स ऑफ एब्सर्ड। तो दैट वे आई डिड दैट। बट एक ही ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश प्ले लिखा नहीं था। हाँ, गुजराती में लिखा कश अर्थक्वेक के बाद। जो मैंने रिपोर्टिंग किया था, जो चीजें देखी थी वो सोने नहीं देती थी। तो उसके 2 साल बाद मैंने गुजराती प्ले लिखा जयद्रथ। हिस्टोरिकल रेफरेंस लेके मैंने ये लिखा कि आज भी जयद्रथ जिंदा है और किस तरह एक बहुत ही खतरनाक जाल में अभिमन्यु को मारा जाता है और आज का अर्जुन क्या करता है। वो संदर्भ लेके वो मैंने प्ले लिखा। So relevant. Very nice thought. But Dakshit, I've been reading, listening one word whenever you talk about the play or so-called maybe a movie which is absurd. Many times we say the play बहुत absurd था. What is this absurd actually? इसका जवाब भी absurd है, क्योंकि absurd was a movement in a particular era by certain writers to show that they are different from the remaining lot. तो ऐसा कुछ करो कि जिसमें एक गुड मीनिंग हो पर उसको समझने में बहुत देर लगे। तो जैसे होता है ना कि एक मास के लिए होता है, एक क्लास के लिए होता है। तो उन्होंने
ये कन्विक्शन से ये किया था. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनेस्को को ट्रांसलेट करने के बाद भी मेरी समझ में इतना नहीं है कि क्यों एब्सर्ड, क्या एब्सर्ड. मेरे ख्याल से आज तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो समझने के लिए 3 महीना वो बिताए, तुरंत समझ में आ जाए. मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज किसी के पास एक नवल कथा या एपिक पढ़ने का भी टाइम नहीं है. आप हाइकू के 17 अक्षर में जो कह सकते हो उतना ही टाइम है लोगों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए. बट ये असल जिंदगी में एब्सर्ड जैसा कॉन्सेप्ट, सिचुएशन या है कुछ, या मतलब लोगों की जीवन का ये हिस्सा है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज होती है, आपके साथ आधा घंटा बैठ के जाती है, क्या कह के जाती है आपको कुछ पता नहीं चलता है. टेक इट एज एन एब्सर्ड. और क्या, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. वेरी नाइस. अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे हम. आपने काफी सारे प्ले डायरेक्ट किए, मे बी यू हैव आल्सो यू वेर पार्ट ऑफ सर्टेन प्लेज. एक थॉट वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि what is your perspective about the life out of all sort of writing, directing, playing all the plays? नहीं, आपके सवाल का जवाब मैं अच्छी तरह दे सकता था या देना चाहता था, मैंने इतने प्ले डायरेक्ट किए होते तो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने मदर्स डे बताया, वो मैंने किया था विथ सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम द ग्रेट प्रोफेसर बेंसन अग्रवाल. उसके बाद एक प्ले किया था. 2 प्ले डायरेक्ट करना वो मुझे वो अधिकार नहीं देता कि मैं ये कह सकूं कि मैं प्ले डायरेक्टर. नो वे. वेरी कैंडिडली, वेरी ऑनेस्टली. हाँ, 6-7 प्ले किए मैंने, रोल किए, अच्छे रोल किए, लोग कहते हैं. आज भी याद है जब HK में मैंने मदर्स डे किया था, और जब MA पार्ट 1 में मैं एडमिशन के लिए गया तो डॉक्टर R.A. मालागी, प्रोफेसर PK ठाकर, डॉक्टर अमीना अमीन, डॉक्टर भगवती सिंह, ये जो गैलेक्सी ऑफ जीनियस प्रोफेसर्स थे, उन्होंने जब मैं एंटर हुआ रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू में, तो उन्होंने मुझे वेलकम मिस्टर पियर्सन करके बुलाया. स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में एक प्ले करके आए थे 6 महीने पहले. मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि जब भी जो भी किया था दिल से किया था, पर उतना नहीं किया था कि मैं ये क्लेम कर सकूं कि मैंने ये किया है. बट कहीं ना कहीं उसमें से जितना भी किया, उसमें से कोई ऐसा कुछ आपको, हैव यू गॉट एनी पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ? मैं एक बता दूं कि अगर आप प्ले करते हो, एटलीस्ट 2-3 प्ले अगर आपने किए, कोई लीड कैरेक्टर आपने प्ले किए और आप उसमें डिसॉल्व होके काम किया है अगर आपने, और रोल करते वक्त जितने भी परफॉर्मेंस हुए हो, मान लो कि 700,000 लोगों का ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है, और जब आप विंग में से, बैक स्टेज में से आप स्टेज पे एंटर होते, उस मोमेंट से आपको ऑडियंस दिखना बंद हो जाता है. ओके. हाँ, ओके. तो आपने कुछ किया है. वेरी नाइस. जब एक्टर को ऑडियंस दिखने लगता है तो वो कैरेक्टर से बाहर निकल गया. मैंने जब भी किया मुझे नहीं देखा. तो मैं ये कहना चाहता था कि एटलीस्ट 2-3 प्ले किए हो और कैरेक्टर में आदमी अंदर पूरा उतर गया हो, उसके बाद उसके लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को एक नजर से पहचानने की एक अलग दृष्टि आती है. आप किसी कैरेक्टर में घुस के बाहर आए हो ना, वो आपको वो दृष्टि देता है जो औरों को नहीं होती है, जो कॉन्फिडेंस देता है. आप 15 मिनट खाली एक रोल करके स्टेज पे खड़े हो ना, और आपको पता नहीं सामने 1000 लोग बैठे, वो जो कॉन्फिडेंस आपको देता है ना, आप किसी भी अंधेरी गली से कॉन्फिडेंटली निकल के दूसरे छोर पे उजाले में पहुंच सकते हैं. आई थिंक सो यू मीन टू से focus is required. Whatever you do, your focus it is required. Beyond focus. It is being engrossed. It is like, getting dissolved, or rather I would go further by saying, if you are playing Maharana Pratap, you are Maharana Pratap. Great you thought. should be Maharana Great Pratap. thought. Great thought. One more thing we want to know that आपने, पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट माय फ्रेंड्स, आई एम नो वन इन थिएटर. कुछ किया है वो बात अलग है, बट वो काफी टाइम ऐसा होता है कि आपने कुछ बहुत
छोटा है या तो बहुत कम काम किया है, बट उसमें से भी काफी टाइम बहुत अच्छी चीजें बाहर हाँ, आती है. वो है जो भी करो इट शुड लीव इम्पैक्ट. इम्पैक्ट. आप आपने इंजीनियरिंग से यू वेंट टू लिटरेचर एंड देन यू enrolled for masters in literature especially. So somewhere when you enrolled for masters in literature, you always wanted to be a lecturer. या एंड समवेयर बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में भी ये शायद थॉट होगा कि मुझे भी लेक्चरर बनना है. बट कहीं ना कहीं अगेन आप वहाँ से डाइवर्ट हुए या तो यहाँ से टर्न लिया और आप गए जर्नलिज्म में. तो जब ये कॉल लेने के आता है इंजीनियरिंग से लिटरेचर, लिटरेचर में लेक्चरर से यू वांट टू गो टू जर्नलिज्म, सो ये बहुत टफ कॉल होता है. कैसे ले सकते हैं? एक्चुअली लिटरेचर एंड जर्नलिज्म दे आर कॉन्जॉइंट ट्विन्स. ओके. ऑब्वियसली. बट ये ट्रांजिशन ऐसा है कि जब हम लोग FY में थे और गुजरात समाचार और इंडियन नेशनल थिएटर ने 1 एक प्ले कंपटीशन शुरू किया, वो हमने लास्ट पेज पे ऐड देखा. दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपटीशन. ओके. हम लोग HK में पीछे नदी के पास बैठे थे. अभिजात जोशी, राजकुमार नागर, तुषार दवे, नियति मिस्त्री, ये सब, भास्कर सोनी, श्वेतांग त्रिवेदी. तो सबसे पहले अभिजात ने ये देखा और उसकी एक स्टाइल है उसकी, बोले बॉस के आज जोरदार છે કે આપણે लेट अस पार्टिसिपेट. तो प्ले तय करने में 15-20 दिन लग गए. फिर मनुभाई पंचोली का प्ले है सौदो. अभिजात केम विद द स्क्रिप्ट, बड़ी क्या प्ले है, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप के ऊपर वो नाटक. मनुभाई ने वहां जाके देख के बाद लिखा था. वो प्ले हमने किया, बहुत मेहनत की थी. वी वन द ट्रॉफी ऑन द इनॉग्यूरल ईयर. ओके. हाँ, और सारे अवार्ड्स, बेस्ट डायरेक्टर अभिजात जोशी, सपोर्टिंग एक्टर तुषार दवे, वो काफी जीत ली. बेस्ट एक्टर का अर्चन ने जीता था, अर्चन त्रिवेदी. तो सेकंड ईयर में पता नहीं कैसे, अच्छा वो प्ले में मेरा पहले ओरिजिनली आई वाज टू प्ले रोल बिशप का, और मुझे म्यूजिक भी क्यू पे ऑपरेट करना था. योगेन भाई ने कंपाइल किया था, बहुत अच्छा किया था. मेरे ख्याल से अहमदाबाद में कोई प्ले में बीथोवन की 5th सिम्फनी पहली बार यूज की हो गई. अमेजिंग. आई डोंट नो. तो फिर मेरी जहाँ पे क्यू आती थी ना, वो बहुत टफ था रोल. मैंने बोला कि मैं रोल छोड़ रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक इज द सोल ऑफ दिस प्ले. और ये बात इसलिए सही है कि जिन लोगों ने वो प्ले देखा था ना, 30 साल से नाटक देख रहे हैं, और जो लाइटिंग था मुकेश लिम्बाजिया का, लोग कहते कि वो परफॉर्मेंस हम आज तक नहीं भूले हैं. हॉलीवुड का कोई मूवी हम लोग देख के बाहर निकल रहे हो ऐसा लगा था. तो दैट वाज द इम्पैक्ट. और तुषार दवे का एक डायलॉग था गुजराती में, फ्यूरर आवाज नहीं जानता हो. वहां पे जो जैसे वो डायलॉग पूरा, वो म्यूजिक की जो क्यू है, जो म्यूजिक आता है, उसकी इम्पैक्ट ऐसी थी कि ऑडिटोरियम में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते. तो वो प्ले किया हम लोगों ने. उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर द एडिटर ऑफ चित्रलोक, पार्ट ऑफ गुजरात, शशिकांत नानावटी, सरप्राइजिंगली कॉल्ड मी. सुभाष ब्रह्मभट्ट हैड गिवन माय रेफरेंस. तो शशिकांत भाई told me straight away that I want you in the organizing committee of the play. तो मैंने बोला सर मैं हूं कौन, मैंने तो एक प्ले किया नहीं, पता नहीं, मैंने देखा था तेरा कुछ, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लिखता है. आई डोंट नो हाउ ही से दैट और मेक आउट. मैंने बोला सर मेरे को तो नाटक में भाग लेना है, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. तो उन्होंने किया, तू पहले साल तो ट्रॉफी तुम लोग जीत चुके, उसके ऊपर तो है नहीं, एक साल मत कर, नेक्स्ट ईयर करना. तो मुझे पता चलो कोई नया एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आई जॉइंड हिज टीम. शशिकांत भाई, मी, किशोर पाठक, देन द ग्रेट्स फ्रॉम INT. 3 महीने मजा आया. और जैसे ही कंपटीशन पूरा हुआ, शशिकांत भाई वन फाइन मॉर्निंग कॉल्ड मी कि तारू काम छे. तो मैं गया वहां पे. तो मेरे ख्याल से आई वॉज 19 years old एट दैट टाइम. उन्होंने मुझे कहा कि दूरदर्शन पे, दैट वाज चैनल 5, दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, आई वॉन्ट यू टू राइट ए वीकली कॉलम
on DD's program, your criticism, the name of the column would be Channel 5. Okay. So I accepted it. और 19 साल की उम्र में he gave me the column. So I was IM, the youngest columnist for चित्रलोक गुजरात समाचार. तो मैंने 2 साल SY और TY में लिखी. तो आपका सवाल का जवाब थोड़ा देर से आ रहा है कि that process without my knowledge was deviating me from my original dream of becoming the lecturer in English literature to becoming a journalist. तो जब मैंने MA में एडमिशन लिया तो आप as you know कि School of Languages is no joke. It requires 1000% commitment. Yes. बट एक बार आप एक थिएटर से लेके ये कॉलम राइटिंग सब एक एक्सपोजर मिल जाता है ना, फिर एक रूम में कन्फाइन होके बैठना 2 साल तक वो थोड़ा टफ हो जाता है. तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की गलती नहीं है कि मैंने 1 साल के बाद जर्नलिज्म स्वीकार लिया. सो कहीं ना कहीं 2 चीज मुझे इसमें वापस एक रिफ्लेक्ट और उसके बाद मैंने भारत की प्रीमियर मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ थॉमसन फाउंडेशन एंड कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके इन एसोसिएशन विथ IIMC वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एक स्पेशल कोर्स मॉड्यूल किया था. वो मैंने जाके किया. सो कहीं ना कहीं 2 चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है. जैसे पहले आपने बोला एक डेस्टिनी, और दूसरा एक क्या बोलते हैं इत्तेफाक हुआ, और वो इत्तेफाक ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं आपके लाइकिंग का था. सो आई थिंक डेस्टिनेशन एंड दिस लाइकिंग, बोथ डेस्टिनी एंड लाइकिंग बोथ हैज प्लेड मेजर रोल टू ड्राइव यू फ्रॉम मे बी अ प्रोफेसर टू जर्नलिज्म. वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक. नहीं, वो मैंने आगे वाला जो ड्रीम था वो छोड़ा नहीं था और छोड़ा नहीं है. क्योंकि व्हाट यू एस्पायर, व्हाट यू परस्पायर, you can never put it aside. Very nice. So that has continued. So that has continued even becoming a hardcore journalist. मैंने I don't know the number, but at least I have taught 2000 students all these years in 5 to 6 mass communication institutes. So आपका परिचय देना तो मैं शायद guest lecturer, yeah. आपका परिचय देना हो तो एक ही वर्ड में या तो एक ही सेंटेंस में बोल सकते हैं, बहुमुखी प्रतिभा हो आप. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन कि इंजीनियरिंग, लिटरेचर, ये सब जर्नलिज्म आया एकदम से. ये क्रिकेट कहाँ से बीच में आया? बिकॉज यू आर ऑल्सो स्पोर्ट्स एनालिस्ट. तो क्रिकेट कहाँ से आया गया बीच में? क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग, लिटरेचर, थिएटर, जर्नलिज्म वो सब तो बाद में आया. आई वॉज बेसिकली स्पोर्ट्स आर्डेंट फॉलोअर. अब फेनेटिक भी बोल सकते, स्पोर्ट्स फेनेटिक बोल सकते हो. क्योंकि मैं छोटा सा तब से रेडियो पे शाम को 7 बजे खेल समाचार आता था. वो रेगुलर सुनता था 5th स्टैंडर्ड से. उसके बाद रेडियो पे मैं कमेंट्री सुनता था मैचेस की. स्पेशली मुझे वो सुनना, जिनको सुनना बहुत पसंद था मुझे, डॉक्टर नरोत्तम पुरी's कमेंट्री, डीकी रत्नाकर, बालू अलगनन, सुरेश सरैया, फिर हिंदी में सुशील दोषी और मनीष देव. इनको आप जब सुनो ना, they were language classes on how to describe situations with the best appropriate word. Or they were the directory and dictionary of phonetics. Okay. आप डॉक्टर नरोत्तम पुरी को सुनो. एक नाम मैं भूल गया, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, टॉनी कोजियर. टॉनी कोजियर, ऑब्वियसली. टॉनी कोजियर वेस्ट इंडीज में जब हमारी टीम खेलने जाती थी, मैं कौन कैसा खेलता है वो बाद में आता था. मैं इसलिए सुनता था कि टॉनी कोजियर कौन सी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड चूज करते. तो बेसिकली मैं क्रिकेट का आर्डेंट फॉलोअर था और मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था. मैं खेला भी हूँ स्कूल, कॉलेज, क्लब और यूनिवर्सिटी लेवल पे. क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या नहीं था. शायद मैंने एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, पर एज अ राइट आर्म लेग स्पिनर
250 से ज्यादा 300 से ज्यादा विकेट से क्या अलग बात है। और मेरे 2700 रन भी है। वाह। बट ये मुझे बोलना पड़ रहा है। ओह। सी, जब आप किसी को पता हो कि आपने क्या किया और आप खुद बोलो, उसमें काफी फर्क है। बट अगर आज खेलता होता तो रेगुलर स्कोर आता, दूसरा ऐसा था डिस्क्रीटली। आज ऐसा है कि आदमी कोई 50 रन करता है ना या 3 विकेट लेता है ना, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मीडिया में फोन करता है कोई सोर्स से कि भाई मेरा अच्छी तरीके से लेना। हम एक तो छिप के मैच खेलने जाते थे। हाँ, मैंने जैसे बताया ना शुरुआत में कि छुप के जाना टेरेस पड़ता से है, यस, कपड़े यस। पीछे फेंकते थे, दूसरा खड़ा रहता था, वो लेके जाता था, ग्राउंड पे बदलते थे, और जब मैच पूरा होता था तो रेगुलर कपड़े पहन के फिर से वहां टेरेस पे फेंक के घर में जैसे जाके आए हो पढ़ के। उस वक्त स्कूल की बात कर रहा हूँ, अच्छा स्कोर करते थे ना तो कोई रिसोर्सेस निकाल के वहां रिक्वेस्ट करते कि प्लीज मेरा स्कोर, मेरा नाम छापना मत लेना। ऐसा था। तो दैट वे स्पोर्ट्स वाज माय फर्स्ट लव ओके। एंड इट्स गोइंग टू बी। ओके। तो गुजरात समाचार में व्हेन आई जॉइंड फुल फ्लेज आफ्टर टीवाई, I was given a regular column square cut in the playground Purti, which I wrote for 20 years. Square cut is a very popular column. Yeah. किसी ने मेरे टाइटल की कहीं कॉपी भी करने की कोशिश की थी, बट इतना हुआ नहीं, क्योंकि So between the line का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे वहाँ बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है। उसमें पीछे में एक लेट कट रखता था। I know. तो मेरे कुछ फॉलोअर्स, मुझे सरप्राइज हुआ कि कुछ लोगों ने मेरी स्क्वायर कट का सारा वॉल्यूम संभाल के रखा और कुछ ने खाली लेट कट का संभाल के रखा। या सो बिटवीन द लाइन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है जिन्होंने एक लेवल तक परफॉर्म किया है, अचीव किया है, बट उसके आगे गए नहीं। तो कहीं ना कहीं, और पहले के टाइम में वो ऐसा मीडिया का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सोशल मीडिया था। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि ऐसे जैसे आप जैसे लोग हैं जो जिन्होंने स्पोर्ट्स की बात करें तो एक लेवल तक खेला हुआ है। सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू people to know that what you have done and how you have done, so that is also one of the objective. Now when we talk about journalism is an happening work, what I feel, because day in day out, अच्छा होता है बुरा होता है, कोई भी इवेंट होती है, जर्नलिस्ट आर द फर्स्ट टू रीच एंड कवर द स्टोरी। सो जर्नलिस्ट की लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। एक स्टोरी आपकी लाइफ में भी है, हम जानना चाहते हैं वो क्या है। काफी है, बट एक को मैं दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कितने लोगों को पता है मालूम नहीं है, गोविंद राघोबा खैरनार, वो स्टिक लेके घूमते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉर्मर डिमोलिशन कमिश्नर, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहद मुंबई नगर पालिका। 93 में मैं बहुत नया था। मैंने एक न्यूज पढ़ा यहाँ पे कि कुछ एंटी नेशनल्स की बिल्डिंग तोड़ने से जब पुलिस डरती थी, तो खैरनार हिमसेल्फ एक हथौड़ा लेके निकले और सोडा वाटर बॉटल, एसिड बल्ब, पैर में गोली भी लगी टेरेस से, उसको अपने पे झेलते झेलते उन्होंने वो स्ट्रीट में जाके पहला हथौड़ा मारा। और फिर पुलिस और लोगों को हिम्मत आई और पूरा एक्शन लिया गया। उसके बाद उनको उनकी बिल्डिंग के साथ बम से उड़ा देने की धमकी का लेटर आया। ओह माय गॉड। 8 जून 1993, 2 बजे बम फोड़ेंगे, ऐसा कुछ लेटर आया था। ऐसा मैंने यहाँ पे पढ़ा अहमदाबाद में। तो जिंदगी में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ब्रेवरी एंड फूलिशनेस। अगर वो क्रॉस कर गए तो आप ब्रेव है, नहीं कर पाए तो दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति है। और अगर आप 20, 22, 23 साल में अगर वो लाइन क्रॉस करने का नहीं सोचेंगे तो कभी नहीं सोच पाएंगे। सही है। आप आज डिबेट कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ कि जो किया वो सही किया, बट उस वक्त होता है। तो मुझे पता था कि मेरी ऑफिस मुझे परमिशन नहीं देगी। दैट वाज अ वेरी रिस्की जॉब। कैन यू बिलीव विदाउट इन्फॉर्मिंग माय ऑफिस आई गॉट द टिकट फॉर द ट्रेन। मैं वहां पहुंच गया। 8 जून, वो बिल्डिंग के पास 8 जून 1993। ओह माय गॉड।
पूरा बिल्डिंग वॉज कॉर्डन बाय कमांडोज। तो मैंने जाके बोला कि मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं खैरनार साहब से मिल के उनके एक्शन पे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपको मालूम नहीं है कि आज क्या है? मैंने बोला वो मालूम है इसलिए आया हूँ। तो नथिंग डूइंग, गेट आउट, ऑब्वियसली। फिर मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया तो मुझे ले गए उनके सीनियर के पास। तो उन्होंने बोला कि वेयर इज योर आइडेंटिफिकेशन। मेरे पास तो मैं तो नया आई कार्ड भी नहीं आया था। हाँ, तो बोले ले लो इसको कॉर्नर पे। और उनका जो AK-56 या 47 जो भी था उल्टा करके, ओह माय गॉड, लगाओ इसको। कौन है साला? क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी स्वरूप में आ सकता है, थ्रेट होता है तब। हाँ, मैं बोला निकल गई आज। अब क्या हुआ, नसीब उसी वक्त खैरनार साहब कुछ काम था तो नीचे आए। मुझे याद है आज भी मराठी में उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि काय माजरा, क्या चल रहा है? तो कमांडो ने बोला कि दिस चैप क्लेम्स टू बी ए जर्नलिस्ट विथ नो आइडेंटिफिकेशन। तो खैरनार साहब ने देख के बोला, आज भी वो शब्द ने मुझे बचाया है कि मानुष चांगला पाइजे, आदमी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ बोला कि अच्छा आदमी लगता है। बोले आने दो उसको। कमांडो ने बोला सर वी कैन नॉट। खैरनार बोले मैं अपने बॉन्ड पे, अपने रिस्क पे। कमांडो ने बोला कि वन ऑफ अस विल बी विथ यू। बोले ठीक है। 6th फ्लोर गए हम लोग। 2 बजे इंटरव्यू मैंने शुरू किया। उन्होंने 15 मिनट दी थी। दैट वेंट ऑन टिल 4। वाह, अमेजिंग। और वो जो बम की जो बात थी वो टाइम भी निकल गया। मैंने यहाँ फिर बॉम्बे से वो लिख के यहाँ पे फैक्स किया। उस वक्त फैक्स होता ऑफिस में। तब तक वो फैक्स गया, तब तक ऑफिस में काफी सीनियर्स होते हैं, उनको मजा आता है कि जब आप आगे अच्छा काम कर चुके हो तो ताक में रहते हैं कि ये तो इरिस्पॉन्सिबल है, बिना बताए 3 दिन तक आया नहीं है। बट समहाउ माय एडिटर न्यू कि ऐसे ही नहीं आया होगा। जब वो फैक्स उतरा, द tables turned and it still has been one of the most fulfilling interviews. अब मजा की बात आपको बताऊं, उसको इतने 32 साल हो गए, मैं तो भूल गया, मैं तो कभी बोस्टिंग करने के लिए याद नहीं किया। 6 महीने पहले एक बहुत ही सीनियर 75-80 प्लस जर्नलिस्ट मुझे मिले। एक फंक्शन था मीडिया में, तो मुझे साइड में ले जाके बोलते तूने 93 में खैरनार का इंटरव्यू किया था, हाँ? उसमें तूने क्या किया? उसमें कौन से तूने तीर मारे? मैं थोड़ा हंस के बोला कि आपको साल भी याद है? कौन सी साल, कितने साल हो गए वो भी याद है, खैरनार साहब भी याद है, मैं भी याद हूं। हाँ, मैं तो वो भूल गया, आप अभी तक नहीं भूल पाए, इससे बड़ा क्या तीर हो सकता है? ये आपने लेट कट मारा, आपका जो कॉलम का नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। लेजेंडरी क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर सईद किरमानी, जिसको पूरी दुनिया जानती है, 1983 वर्ल्ड कप के वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर ऑल्सो, इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने का आपको मौका मिला, ये कैसे हुआ? मैं मानता हूं कि मेरी करियर का मैंने 2300 से ज्यादा एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं, 500 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की है। उसमें से 25-30 पे तो गुजरात विधानसभा में 0 ओवर में सवाल उठे हैं, ऐसा किया है हम्बली। बट कोई भी चीज इसके सामने उस लेवल पे नहीं आ सकती है, फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, सईद किरमानी इज नॉट ओनली ए क्रिकेटर। मैं ये मानता हूं कि 1983 वर्ल्ड कप जब कपिल देव ने जीता, उसके जो 14 प्लेयर्स थे, वो सारे प्लेयर्स भारत के 10,000 साल के लिखित इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिस घटना ने 25 जून को रात को भारत के टाइम के 12 बजे पूरी दुनिया को भारत के प्रति देखने का एक नजरिया बदलने का एक कंपल्सन दिया। क्योंकि दैट पर्टिकुलर मोमेंट चेंज इंडिया। आफ्टर दैट 10,000 साल में ऐसी 50 घटनाएं जिसमें आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट,
आप किनको हरा के आए हो? क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडियन टीम से हम लोग सपने में भी वनडे में 100 रन से हारते थे और टेस्ट में इनिंग से हारते थे. डरते थे उनसे एक्चुअली, उनके बॉलर्स से. They were आई सी लिटरेचर पढ़ने के बाद भी क्लाइव लॉयड की 11, सर आइजैक विवियन, अलेक्जेंडर रिचर्ड्स, गोर्डन ग्रीनिच, डेस्मंड हेइंस, माइकल होल्डिंग, माल्कम मार्शल तो हाँ, मार्शल उस टीम में था, बट वो जो 4 थे ना पहले, होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, कोलिन क्राफ्ट, उसके बाद सिल्वेस्टर क्लार्क, मार्शल, जो भी आए, ग्रेट. क्लाइव लॉयड उस टीम को वर्ल्ड कप में 2 बार हराना, मेरे ख्याल से मेरे पास कोई शब्द नहीं है. तो उस टीम का, उस इतिहास का एक पार्ट बनना मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट्स. ये कैसे हुआ? मैंने सईद किरमानी का 3 बार इंटरव्यू लिया था. ओके. तो उनके मन में रहा होगा शायद 2019 में उनका मुझे फोन आया कि दक्षेश, आई एम प्लानिंग टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी, बट it will be a novel idea to have a book with the autobiography and biography both. He said that he would write his autobiography and I would be writing his biography in the same book. तो पहला सवाल तो मेरे मन में, जैसे कि सबके मन में आएगा, वो ही पूछा, किरीदा, हम लोग किरीदा बोलते हैं, कि किरीदा, this is the greatest honor an offer in my life till date. मेरा सवाल ये है कि आप जानते हैं कि मैं गुजराती न्यूज़पेपर में काम करता हूँ. आपकी बुक जिस लेवल की बनेगी, आपने कैसे मुझ पे इतना यकीन किया कि मैं ये कर सकता हूँ? तो उन्होंने ये कहा कि आप वहां पे है, वो मेरे को मालूम है, बट आपने मेरा 3 बार इंटरव्यू लिया, तो मुझे कतई नहीं लगा कि आप गुजराती न्यूज़पेपर में हैं. मुझे विश्वास है कि आप दोनों मीडियम पढ़े. एवरी टाइम यू केम आउट विथ फैंटास्टिक रिसर्च एंड क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज, तो आप लिखेंगे. और आपके साथ मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी लंदन के डीन डॉक्टर देबासिस सेन गुप्ता रहेंगे. तो ये 6-7 साल रहा. 300 से ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स हमारी हुई है. इट वॉज अ मैमथ टास्क. And finally, और पेंगुइन ने पब्लिश किया है, finally the product is in your hand. It was launched at Chinnaswamy Stadium on Syed Kirmani's 75th birthday, 29 December, at the hands of Kapil Dev, in presence of, and I'm confident in saying this, that for the first time in the history of Indian cricket, the greats from 7 different decades were present under one roof. किरमानी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, ब्रिजेश पटेल, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, VVS लक्ष्मण, कपिल देव, all these greats, Karnataka players of his Ranji era, then the deputy CM of Karnataka and नारायण मूर्ति. क्या बात है. of Infosys. क्या बात है. So and शायद हम जानना चाहेंगे, नारायण मूर्ति ने कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे. That was the greatest compliments. I spoke there for 15 minutes. Me and my co-writer, rather 20 minutes. जैसे ही पूरा हुआ, मैं नीचे उतरा स्टेज से, तो नारायण मूर्ति came to see me. और मुझे उन्होंने बहुत ये कहा कि स्प्लेंडिड स्पीच पाठक, एंड उनके सेक्रेटरी को बुलाया उन्होंने, बोला कि stay in touch with him, और फिर हंस के बोला कि going by what you said, it gives me an impression that you are not an adamant to accept good offers of writing another good biography. क्या बात so है. that was a between the lines. You never know. मुझे अनुपम खेर की ये कैच लाइन जो मेरे दोस्त से बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है, बराबर है. बट ये कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा मौका आया है. एंड बिफोर आई फॉरगेट, 1:30 बजे ये बुक लॉन्च हुई चिन्नास्वामी स्टेडियम में.
और किरमानी और हम लोग ऑटोग्राफ दे रहे थे। एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद हमें मैसेज आया पेंगुइन से कि इट हैज बिकम द बेस्ट सेलर ऑन अमेजोन विद इन 1 आवर। Oh my, wonderful, wonderful, wonderful. तो I think I must congratulate Thank you you. for this, biggest achievement. ये सबसे बड़ा आई थिंक माइलस्टोन है आपकी लाइफ का। ये कैसे, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अगेन आप डेस्टिनी मानोगे उसको, आपकी मेहनत मानोगे इसमें, आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बुक लिखने का मुझे अवसर मिला, किरमानी ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जहाँ से इसके रिव्यूज आ रहे हैं, ये मेरे अकेले का वजूद नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी स्किल्स, आपकी भाषा, आपका रेपो, आपका कम्युनिकेशन से लेके एक कलेक्टिव एक्सरसाइज से लेके एक मेहनत सागा खड़ी करने तक की जो प्रक्रिया है ना, उसमें मेरे से भी अच्छे लिखने वाले हैं। और किरमानी के पास तो सेलिब्रिटी बेस्ट सेलर ऑथर्स भी है क्रिकेट के। यस यस। उनका मुझे याद रखना, मुझे इसके लिए कहना, मुझ पे यकीन करना, ऑन अबव ऑल कि गुजराती में मैं हूँ, गुजरात में हूँ, और इंग्लिश बुक लिखना, पेंगुइन के लिए लिखना और इतनी बड़ी हस्ती की बुक लिखना, ये सारे जो मैंने संजोग बताए, उसके ऊपर एक संजोग ये है कि कोई सेलेस्टियल ब्लेसिंग्स भी इसमें जुड़ा होगा, हमारे पूर्वज की कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। तो आई एट्रीब्यूट दिस टू दोज whom I have not seen. आई थिंक ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप ऐसा मानते हो कि स्किल, नॉलेज, हार्डवर्क, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ है तो लोगों का साथ है और उनके बेस्ट विशेष है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड। आई थिंक मैंने एक आपका शो देखा था गुजराती चैनल पे, जहाँ पे यू आर टॉकिंग ऑन दी क्रिकेटिंग कैप्टन्स, एंड आई थिंक you have come up with one excellent sort of analysis. ये जानना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स की या क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें, लीडरशिप क्या है और आपके नज़रों में who is the best captain of the so called cricketing fraternity? मैं ये मानता हूँ कि आपके पास सारे रिसोर्सिस हो और आप रिजल्ट लाके दिखाए, वो एक रेगुलेशन नॉर्मल कोर्स है। आपके पास उतने रिसोर्सिस ना हो और उसमें से आप एक ऐसी दुनिया खड़ी करे जिसको लोग युगों तक याद रखे, वो लीडरशिप है। तो इन दिस टर्म्स मेरे मन में आप क्रिकेट की बात करते हैं, जो 4-5 नाम आते हैं, उसमें सबसे पहला नाम क्लाइव लॉयड का आता है, क्योंकि 1975-76 में वेस्ट इंडीज की टीम एक ट्रांजिशन पीरियड में थी और ऑस्ट्रेलिया ने वहां जिस तरह मारा था, ऐसा फ्रस्ट्रेशन था। उसके बाद आपको पता है कि एक सीरीज भी बनी, द फायर इन द बेबीलोन। जब 1976 में क्लाइव लॉयड की टीम इंग्लैंड में खेलने के लिए उतरी सीरीज, तब टॉनी ग्रेग इंग्लैंड के कैप्टन ने कहा था कि वी विल मेक देम क्रोल ऑन द ग्राउंड। एक तो ऑस्ट्रेलिया से पीट के आए थे और ये सुना, कोई भी वीक कैप्टन होता तो पहले से डिमोरलाइज हो जाता। लॉयड एंड हिज ग्रेट्स टुक इट ऑन देयर ओन स्ट्राइड। मुझे याद है फायर इन द बेबीलोन में सर वीव रिचर्ड्स ये टोनी ग्रेग के स्टेटमेंट के बारे में जिस स्पिरिट से वो बोल रहा है ना, और धीरे 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 कैमरा उसको जीरा पैन हो रहा है ना, वी टुक इट सीरियसली। फिर कैमरा और पैन होता है उसकी आंखों पे, वेरी वेरी सीरियसली। उसके बाद माइकल होल्डिंग की पहली ओवर, ब्रायन क्लोज को आप देखिए। इस वक्त आप जो 100 माइल्स के बॉल देख रहे हैं ना, उस वक्त ऐसे स्पीड मीटर्स नहीं थे, स्पीड गन्स नहीं थे। वो अगर उसको आपने सही स्पीड उसकी अगर आपको जाननी है ना, तो किसी ने एआई के जरिए उसको नापने की कोशिश की है। That would have been 120 miles. Oh my God. तो this was Clive Lloyd. He transformed the whole Caribbean team. उसके पहले 75 का वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के। 79 का वर्ल्ड कप जीता। From 1975
to 1985, except 1983 defeat by us, और 85 बेंसन एंड हेजिस सीरीज में सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हारना जो रमीज राजा ने जिताया था, वो दो को बात करो तो इस 10 साल में क्लाइव लॉयड ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, और खास करके हमने उनको हराया उसके बाद 83 to 85 इन 3 साल में मेरे ख्याल से दुनिया के 83 के पहले के जो बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर्स थे उनमें से 40 से 50 की करियर एक साल में पूरी हो गई। ओह माय गॉड, इतना मारा था क्लाइव लॉयड की। तो क्लाइव लॉयड, एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज अ कैप्टन। एक मैच मुझे याद है, गस लोगी बैटिंग में आया, ओके, विकेट गिरी, क्लाइव लॉयड नॉन स्ट्राइकर पे था, लोगी पहले बॉल पे 0 पे आउट हो गया, और उसको ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए क्लाइव लॉयड के पास से गुजरना था, और लोगी को भी मालूम था कि लॉयड के पास से जाना है, तो ऐसे जमीन पे देखते देखते जा रहा था, सामने तो नजर मिला नहीं सकता। क्लाइव लॉयड ने भी उसकी ओर देखा नहीं, पर जैसे क्लाइव लॉयड बैंड कर, जिसको पता है बैंड करके देखता था ना, थोड़ा ज्यादा बैंड करके, जैसे लोगी निकला, वो जो चलता था ना उसके पैरों को बैंड करते 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 उसने मैसेज दे दिया, बाउंड्री लाइन तक उसको फॉलो, लोगी को मालूम है कि वो मेरे को देख रहा है पैर को, बस मैसेज दे दिया, दिस वाज द मैसेज। और दूसरी मैच में लोगी की सेंचुरी। सो दिस इज क्लाइव लॉयड, एक्सीलेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लीडरशिप। अनदर वन, इमरान खान। इमरान खान के पास आप देखिए 81 से लेके क्लाइव लॉयड के जो 15 प्लेयर्स थे ना, ऐसे इमरान के पास नहीं थे। बैटिंग में जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, मुदस्सर, मोहसिन खान, वो सब थे, पर बदलते रहते थे। और 85 86 के बाद, उसके बाद उसने पाकिस्तान की टीम को जो ट्रांसफॉर्म किया ना, आउट ऑफ नोवेयर, ही वाज अ ग्रेट मोटिवेटर कैप्टन। हाँ, तीसरा माइक ब्रेयरली, 1981 एशिज सीरीज देख लेना, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इंग्लैंड जिस तरीके से पिछड़ रहा था, ब्रेयरली वाज रिटायर्ड ऑलरेडी, ही वाज टेकिंग ए लेक्चर एट हिज कॉलेज, he got an SOS from TCCB, his university allowed me, he captained England for the remaining test matches and England defeated Australia. So Mike Brearley, Kapil Dev was a great captain, obviously Kapil Dev was a great captain, सवाल ही नहीं है। MS Dhoni was a great captain, Rohit Sharma is a great captain. रोहित शर्मा इज वेरी अंडररेटेड, बट आई थिंक आई मस्ट से आज आपने बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन लीडरशिप का दिया है एक ही सेंटेंस में। आई थिंक वी आर थैंकफुल टू यू। एक और देयर इज एडिशन ऑफ फीदर इन योर कैप व्हिच इज शहीद किरमानी's autobiography, but now this book is again going to launch at House of Lords in England. I think this is something very few in the India must have achieved this milestone कि ये book House of Lords में launch हो रही है again, and I think you have the entire your team has got invitation from the royal family. I think that's why I think I must congratulate for this is something a milestone which nobody can believe, and we wish you best for your upcoming relaunch of this book in the House of Lords. Now looking at to your entire journey, सिविल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ किया नहीं है, बट ये आपकी जर्नी है। सो देन लिटरेचर, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एंड नाउ ऑथर। दिस इज समथिंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैव गॉन थ्रू, एंड आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पीपल, स्टोरीज। आपकी ये पूरी जिंदगी का अनुभव का सार क्या है, लर्निंग क्या है? सबसे पहले मैं 1 मिनट में ये बुक के बारे में बता दूं कि वी हैव गॉट ए स्पेशल बुक लॉन्च इनविटेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द अपर ब्रिटिश पार्लियामेंट, फॉर 25th June, the 42nd anniversary of India's World Cup victory. Wonderful. And some of the greats are coming there to attend it. Mike Brearley is also there, whom I mentioned.
So it would be a great honor to share the dais with Mike Brearley as the speaker. Wonderful, wonderful. उसके बाद Royal Automobile Club, where the patron is King Charles III. वहाँ पे इस बुक लॉन्च के बाद रॉयल डिनर है. Very nice. ये सब है. उसके बाद 9 जुलाई को एक पैनल डिस्कशन में उसमें नाम तय हो रहे हैं. क्लाइव लॉयड, गॉर्डन ग्रीनिच, माइकल होल्डिंग, सईद किरमानी, अगर तबीयत ठीक है तो जहीर अब्बास, फरोक इंजीनियर, मी एंड देबासिस सेन गुप्ता. Very nice. क्या बोलोगे वो बात अलग है. Very nice. बट इनके साथ बैठने का Very nice. मेरे ख्याल से शब्द नहीं. और पूरे आप मेरी करियर के बारे में अगर इफ आई टोल्ड टू सम अप, 2 चीज मैं बोलना चाहूंगा. एक तो चित्रा सिंह की एक गजल है, नींद से आंख खुली है अभी देखा क्या है. तो जर्नी इज टू बी टेकन अफ्रेश एवरी मॉर्निंग. Very nice. एंड सेकेंडली, जब मैंने 1994 में सबसे पहली बार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का इंटरव्यू लिया, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बांसुरी के इतिहास में देयर वाजंट, देयर इजंट एंड देयर वोंट बी अनदर हरिजी. For sure. आप अगर कल्पना करें कि हजारों साल पहले वृंदावन में सुबह या शाम को तालाब के पास किसी पेड़ के नीचे किसी ने मोरपींछ पहन के अगर बांसुरी बजाई होगी तो कैसी बजाई होगी. तो आप सुन लीजिए हरिप्रसाद चौरसिया. Yes, yes. वो हरिप्रसाद चौरसिया. एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोक के कहा कि दक्षेश एक मिनट. बोला जी, आप इंटरव्यू के एंड में एक लाइन लिखना मत भूलिए. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अभी फ्लूट सीखना शुरू किया. क्या बात है, क्या. That's all. Every day is a new beginning. I think Dakshesh ji, I think we are really thankful to you for giving your time for so introspective interaction and आपकी जर्नी, आपका अनुभव मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को काम आएगा. एंड यू एज अ लेक्चरर, आई एम श्योर यू विल बी गिविंग लॉट ऑफ इनसाइट्स टू द यंग जनरेशन. I request you that please keep on spreading your good work by different sort of mediums, so as our upcoming generation can learn from that your experience, and they can also flourish and they can also create a great character out of that. So once again, thank you for giving your time. इसके बारे में लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि as you rightly have pressed the button, कि we have been so polite, we have been so humble in claiming our achievements. But एक चीज है कि the time has come to tell the world, क्योंकि जब लकड़े के तीर लेके लोगों की विक्ट्री मार्च निकलने की संख्या बढ़ने लगती है, तब विराट के महल से किसी का उस पुराने वृक्ष की ओर चल के वो पुराना एक कपड़े में लपेटा हुआ बंच नीचे उतार के उसकी एक टंकार की आवाज सुनाई देनी जरूरी है. Well said, well said. Thank you, Dakshesh ji. Thank you so much. Thank you. That was very introspective talk by Mr. Dakshesh Pathak. Upon asking him about his achievements, he humbly said, apart from his skills and knowledge, his elders' blessing and good karma has played major role in his achievements. This is called expression of gratitude. Many times, we don't express our gratitude to people who contribute to our achievements. With this medium, I express my sincere gratitude to everyone for backing me for Between the Lines. Another thing, whatever comes to your way, accept it as a part of natural flow of life. And whatever you do, do it with utmost sincerity. That's it from today's Between the Line. Don't forget to read between the lines and stay tuned. Thank you.